हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाईफा स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। आज की इस क्लास में टॉप 50 प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक अवश्य देखें और जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं आप सभी एक बार सेशन को शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज की इस क्लास का पीडीएफ ही आप सभी को हमारी वेबसाइट www.triplec.com पर मिल जाएगा या फिर आप टेलीग्राम से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। डैश प्रोग्रामों का एक समूह है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे सोर्स कोड को दूसरे कंप्यूटर लैंग्वेज में परिवर्तित करता है। डैश प्रोग्रामों का एक समूह है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए सोर्स कोड को दूसरे कंप्यूटर लैंग्वेज में परिवर्तित करता है। उसे आप क्या कहेंगे? मशीन कोड कहेंगे, यूजर कोड कहेंगे, कंपाइलर कहेंगे या ऑपरेटिंग सिस्टम कहेंगे? देखिए, ऐसा जो दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता हो उसे आप यहाँ पर जो दिया गया है कंपाइलर, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं, भाषा अनुवादक होते हैं, क्योंकि कंप्यूटर की अपनी जो भाषा है वो कौन सी भाषा है? मशीन लैंग्वेज है। कंप्यूटर जो है आपका वो केवल और केवल मशीन लैंग्वेज को समझ सकता है और मशीन लैंग्वेज में लिखा जाने वाला कोड को 0-1 की फॉर्म देते हैं, यानी 0 और 1 कहते हैं। ठीक है, ये आपका बाइनरी कोड कहलाता है। इसे आप बाइनरी कोड के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो यहां पर जो है ना कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर हो गया, ठीक है, इसी प्रकार से इंटरप्रीटर हो गया। इनका काम है हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट करना, या आप ऐसे कह सकते हैं कि लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना। ये कंपाइलर और इंटरप्रीटर का काम होता है। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर कोई भी कोड असेंबलर मतलब असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया है तो असेंबली भाषा में लिखा गया कोड इसको ट्रांसलेट कौन करेगा? इसको ट्रांसलेट करेगा असेंबलर। असेंबलर भी एक भाषा अनुवादक है जो मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है असेंबली में लिखे गए कोड को। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कंपाइलर। अगर यहाँ पर दिया होता इंटरप्रेटर तो वो भी आप करेक्ट कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निम्न में से कौन सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है? क्या पूछा है? कौन सा सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है? अब अगर इसे आप सेकेंडरी मेमोरी कहें या फिर इसे आप एक्सटर्नल मेमोरी भी बोल सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है, या इसे ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोल सकते हैं। फ्लॉपी डिस्क दिया गया है, सीपीयू दिया गया है, मॉनिटर दिया गया है और माउस दिया गया है। कौन सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है? तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन पहला, फ्लॉपी डिस्क। अब यहाँ फ्लॉपी डिस्क भी सही हो सकता था, यहाँ हार्ड डिस्क भी सही हो सकता था, यहाँ एसएसडी भी सही हो सकता था, पेन ड्राइव भी सही हो सकता था। यानी जो भी सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेज हैं उनमें से कोई भी यहाँ पर होता वो सही हो सकता था। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल अभी फ्लॉपी डिस्क आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 3 है, इसमें पूछा गया है अनचाहे अनवांटेड मेल को ब्लॉक करने के लिए डैश करना चाहिए। अनचाहे मेल को ब्लॉक करने के लिए डैश करना चाहिए, क्या करना चाहिए? सभी को आंसर लिखना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो फटाफट से प्रश्न को पढ़ो और अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखो। अनचाहे मेल को ब्लॉक करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो देखो, ऑप्शन पहला ही करेक्ट हो जाएगा, मेल को अनसब्सक्राइब करना चाहिए। आप उसे अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन पहला हो जाएगा। अगला सवाल है, मोशन क्रिएट करने और इल्यूजन यानी भ्रम द्वारा स्थायी इमेजों को क्रमानुसार तेजी से डिस्प्ले करते हुए उनके शेप यानी आकार में परिवर्तन करने की विधि है जिसमें इमेजों में थोड़ा सा अंतर होता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? बताओ। ऑप्शन आपके सामने 4 यहाँ पे दिए गए हैं, मोशन पिक्चर, एनिमेशन, पावर पॉइंट या वेबसाइट। अब इसमें से कौन सा करेक्ट है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, इसे मोशन एनिमेशन कहते हैं, है ना। यानी किसी भी पिक्चर पर कोई मोशन क्रिएट करना, ठीक है, उसको हम एनिमेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, वो पिक्चर एनिमेट होती है उसको हम एनिमेशन के नाम से जानते हैं। अगला सवाल देखो, एक फॉर्मेट टेक्स्ट स्ट्रिंग है जो ब्राउजर्स, ईमेल क्लाइंट्स और अन्य सॉफ्टवेयर द्वारा इनका प्रयोग इंटरनेट पर नेटवर्क रिसोर्स की पहचान करने के लिए किया जाता है। एक फॉर्मेट टेक्स्ट स्ट्रिंग है।
वेब ब्राउजर्स, ईमेल क्लाइंट्स और अन्य सॉफ्टवेयर द्वारा इनका प्रयोग इंटरनेट पर नेटवर्क रिसोर्स की पहचान करने के लिए होता है। उसे आईपी एड्रेस कहते हैं, फाइल कहते हैं, रिसोर्स लोकेशन कहते हैं या यूआरएल कहते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके स्क्रीन पर। सभी बच्चों को जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है, इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा। तो याद रखना है, इसे यूआरएल कहते हैं। यूआरएल का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अगला सवाल है, सेंट्रल सर्वर द्वारा नियंत्रित क्लाइंट सर्वर नेटवर्क को विशिष्ट सॉफ्टवेयर द्वारा संचालित किया जाता है। यह विशेष सॉफ्टवेयर डैश कहलाता है। यह विशेष सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 6, सेंट्रल सर्वर द्वारा नियंत्रित क्लाइंट सर्वर नेटवर्क को विशिष्ट सॉफ्टवेयर द्वारा संचालित किया जाता है। यह विशेष सॉफ्टवेयर डैश कहलाता है। तो यह विशेष सॉफ्टवेयर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। इसे आप नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। डॉस पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज कौन सा है? बताओ। डॉस पर आधारित यानी एमएस डॉस पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज निम्न में से कौन सा है? ये सभी स्प्रेडशीट पैकेज हैं, बट डॉस पर आधारित आपसे पूछा है तो इसमें करेक्ट आंसर सभी बच्चे बताएंगे कौन सा हो जाएगा। बताइए यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोटस 1 2 3 करके। ये आपका डॉस पर आधारित एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। और इस प्रश्न में आपको बताना है, डैश एक डिवाइस है जो प्राइमरी पावर सोर्स के बंद हो जाने के बाद भी कंप्यूटर को कुछ समय के लिए चलने की सुविधा प्रदान करता है। प्राइमरी पावर सोर्स के बंद होने के बाद में भी कंप्यूटर कुछ समय तक चलता रहेगा। तो ऐसी कौन सी डिवाइस है? कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो यहां पर पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ठीक है, इसको अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, जब भी आप अपने सिस्टम पे काम कर रहे होते हैं, डेस्कटॉप पे काम कर रहे होते हैं, तो उसमें बैटरी तो होता नहीं है। ठीक है, तो जो भी लाइट आपके कंप्यूटर में आ रही है, अगर अचानक से वो चली जाती है तो आपका सिस्टम ऑफ हो जाएगा, बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आपके सिस्टम के अंदर अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई लगा हुआ है, ठीक है, तो क्या होगा, वो कुछ समय तक चलता रहेगा और आप अपनी फाइल को आप सेव कर सकते हैं। इसे यूपीएस के नाम से भी जानते हैं, शॉर्ट में इसे यूपीएस कहते हैं, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है। तो इसके द्वारा हमारा सिस्टम कुछ समय तक चलता रहेगा और हम अपनी जरूरी फाइलों को सेव कर सकते हैं। अगला सवाल है, वह लैंग्वेज जिसे कंप्यूटर समझ सकता है और निष्पादित कर सकता है मशीन लैंग्वेज कहलाती है। ऐसी भाषा जिसे कंप्यूटर समझ सकता है और निष्पादित कर सकता है, ऐसी भाषा को मशीन लैंग्वेज कहा जाता है। अब आपको आंसर करना है, इसमें ट्रू है कि फॉल्स है। क्या ऐसी भाषा को मशीन लैंग्वेज कहा जाता है? तो इसका जवाब होगा यस, कहा जाता है। तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। ओके, अगला सवाल देखो, कंप्यूटर केवल बाइनरी डेटा को समझ सकता है और प्रभावित कर सकता है। केवल बाइनरी डेटा को ही समझ सकता है। अब देखो, बाइनरी डेटा से मतलब है, अभी हमने बताया था 0 और 1 की फॉर्म में कंप्यूटर समझता है चीज़ों को, और ये मशीन लैंग्वेज होता है। और मशीन लैंग्वेज में लिखा जाने वाला कोड, जैसा मैंने बताया, 0 1 होता है, जिसे हम बाइनरी कोड कहते हैं। ठीक है, तो केवल बाइनरी डेटा को ही समझ सकता है। इसका जवाब भी यस होगा। हाँ, बिल्कुल सही है, ट्रू हो जाएगा। ऑप्शन आपका पहला करेक्ट है। शॉर्टकट की कंट्रोल ऑल्ट और सी का उपयोग लिब्रोऑफिस कैल्क में कमेंट इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। 11 में आपको बताना है, कंट्रोल ऑल्ट और सी का इस्तेमाल कमेंट इंसर्ट करने के लिए लिब्रोऑफिस में इस्तेमाल होता है। तो यहां पर क्या होगा, ऑप्शन पहला, ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। अगला सवाल है, आज ट्विस्टेड पेयर केवल बैकबोन नेटवर्क के लिए पसंद का मीडिया है। 12 में आपको आंसर करना है, इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। आज ट्विस्टेड पेयर केबल की बात की गई है, बैकबोन नेटवर्क के लिए पसंद का मीडिया है। क्या ये सही है? तो ध्यान रखना, ये फॉल्स हो जाएगा। आज की डेट में अगर हम बात करें तो फाइबर ऑप्टिक केबल, कौन सी केबल है? फाइबर ऑप्टिक केबल।
ठीक है, यहाँ ट्विस्टेड पेयर केबल की बात की गई है, जबकि आज की डेट में कौन सा सही है, फाइबर ऑप्टिक केबल जो सबसे फेमस है और सबसे ज़्यादा स्पीड आपको मिल रही है, वो मिल रही है फाइबर ऑप्टिक केबल के अंदर। तो ऑप्शन यहाँ पर भी हो जाए, क्योंकि फाइबर ऑप्टिक केबल के अंदर जो डेटा होता है ना, वो लाइट के रूप में चलता है, यानी प्रकाश के रूप में चलता है। इसके अंदर जो डेटा होता है वो ट्रेवल करता है प्रकाश के रूप में। ओके, अगला सवाल देखो, यहां पूछा गया है लाइनेक्स में डॉस का डैश फीचर मौजूद होता है। लाइनेक्स में जो है ना वो डॉस वाला फीचर भी मौजूद होता है। कौन सा? लाइनेक्स में डॉस का डैश फीचर मौजूद होता है, कौन सा? GUI, CLI या मल्टीमीडिया? देखो यहां पर सही जवाब होगा ऑप्शन बी, CLI, या फिर इसे CUI लिख सकते हैं। ये कमांड लाइन इंटरफेस है या फिर कमांड कैरेक्टर यूजर इंटरफेस भी इसके बोलते हैं, ध्यान रखना है। तो CLI या CUI दोनों में से कोई भी आ सकता है, ठीक है, चाहे CUI दिया हो या CLI दिया हो, ये ध्यान रखना है। तो इसका मतलब होता है कमांड लाइन इंटरफेस या कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला सवाल देखो, CRT का पूर्ण रूप है, CRT का फुल फॉर्म क्या होता है, बताओ। तो CRT का मतलब क्या होगा? CRT का मतलब होगा कैथोड रे ट्यूब। ऑप्शन यहाँ सी हो जाएगा। CRT मॉनिटर होते हैं, ठीक है, नहीं मॉनिटर का ही एक टाइप है CRT, तो इसका फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब। ऑप्शन नंबर सी। आप पहले के समय में देखा करते थे जो बहुत सारे मॉनिटर हुआ करते थे जो टीवी जैसे थे, बहुत बड़े है ना साइज में, तो वो CRT मॉनिटर थे। अगला सवाल है 1 KB बराबर डैश बाइट है। अब 1 KB में कितने बाइट्स होते हैं? 1 KB में कितने बाइट्स होते हैं, ये आपको बताना है। तो 1 KB में कितने बाइट्स होते हैं? 1024 होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1024 जो है ना वो आपके बाइट्स होते हैं। स्लाइड्स के संग्रह को डैश कहा जाता है। जो स्लाइड्स का संग्रह होता है, समूह होता है स्लाइड्स का, जिसमें बहुत सारी स्लाइड्स होती हैं, उसको आप प्रेजेंटेशन कहते हैं, रिकॉर्ड कहते हैं, फील्ड कहते हैं या वर्कशीट कहते हैं। तो स्लाइड के संग्रह को आप किस नाम से जानते हैं? 16 आपके स्क्रीन पर है, यहां ऑप्शन पहला हो जाएगा प्रेजेंटेशन। स्लाइड्स जिसमें बहुत सारे होते हैं उसको हम प्रेजेंटेशन कहते हैं। प्रेजेंटेशन में क्या होते हैं? बहुत सारे स्लाइड्स होते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे पहला हो जाएगा। अगला सवाल है जावा का आविष्कार डैश में हुआ था, यानी जावा का आविष्कार कहां पर हुआ था या किसने किया था, ठीक है। तो सन माइक्रोसिस्टम में हुआ था। सन माइक्रोसिस्टम एक कंपनी है, ठीक है, तो सन माइक्रोसिस्टम के द्वारा ही जावा लैंग्वेज का आविष्कार हुआ था या विकास हुआ था। यहाँ पर आप सभी को CU का फुल फॉर्म बताना है। CU का मतलब क्या होता है? CU बहुत सिंपल है, CU का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन पहला हो जाएगा यहाँ पे कंट्रोल यूनिट। अगला सवाल है अंडू तथा रेडो कमांड का प्रयोग डैश मेनू से किया जाता है। अंडू तथा रेडो कमांड का उपयोग डैश मेनू से किया जाता है, मतलब कौन से मेनू में अंडू और रेडो के कमांड आपको देखने को मिलते हैं? एडिट मेनू, फाइल मेनू, फॉर्मेट मेनू या इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। बताओ इसमें कौन सा आपका सही जवाब है? ऑप्शन पहला हो जाएगा एडिट मेनू में आप जाओगे तो एडिट मेनू के अंदर आपको अंडू और रेडो की कमांड मिलती है। अंडू के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल के साथ में जेड होती है, और रेडो के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल के साथ में बाई होती है। दोनों याद रखना है, ठीक है। पावर पॉइंट डैश पावर पॉइंट फाइल्स का विस्तारक होता है। पावर पॉइंट फाइल का विस्तारक क्या है, यानी एक्सटेंशन क्या है? बताओ पावर पॉइंट में एक्सटेंशन क्या है? अगर आप कोई भी फाइल बनाते हैं पावर पॉइंट में तो उसकी एक्सटेंशन क्या होगी? PPT होगी। ऑप्शन नंबर सी .ppt, ठीक है, याद ध्यान रखना है। .pptx हो सकता है आपके सामने, कोई भी हो सकता है, कि जो लेटेस्ट वर्जन है उनमें PPTX होता है। ओके, तो यहाँ PPT दिया गया है, आप इसे करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बताना है URL का फुल फॉर्म क्या होता है। तो URL का मतलब होता है यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर। अगला सवाल है डैश कैल्क का डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन है। डैश कैल्क का डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन है लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। अब इसमें कौन सा सही जवाब हो जाएगा? अगर आप देखें लिब्रियोफिस कैल्क में जो पेज ओरिएंटेशन होता है बाय डिफ़ॉल्ट, जब आप कुछ प्रिंट करते हैं तो वहाँ पर जो पेज का ओरिएंटेशन लगा होता है वो कौन सा होता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, पोर्ट्रेट ही होता है। बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट ही होता है, आप इसे फिर चेंज कर सकते हैं। ओके, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला सवाल है डैश ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं है। इसमें से कौन सा ऐसा है जो ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं है?
स्लाइड सॉर्टर, कवर डाउन, डायमंड बॉक्स, इसमें से कोई नहीं। कौन सा स्लाइड इफेक्ट नहीं है, स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं है? तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन पहला, स्लाइड सॉर्टर ही नहीं है। ठीक है, स्लाइड सॉर्टर ये ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं है। अगला सवाल है IPO का फुल फॉर्म क्या होता है? 24 में आपको जवाब करना है। IPO का मतलब क्या होता है, बताओ। IPO का फुल फॉर्म सभी को बताना है। कौन सा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पहला हो जाएगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल ऑपरेशन, ये फुल फॉर्म है IPO का। इंस्टेंट मैसेजिंग एक एप्लीकेशन नेटवर्क है, नेविगेट प्रोसेस है, ऑनलाइन चैट तकनीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इंस्टेंट मैसेजिंग एक है क्या? ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, ऑनलाइन चैट तकनीक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला सवाल है, क्रेटू एक डैश का उदाहरण है। क्रेटू किसका एग्जाम्पल है? क्रेटू किसका एग्जाम्पल है? बताओ। मिनी कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, और अगला दिया है पर्सनल कंप्यूटर। तो क्रेवन आपने नाम सुना होगा, क्रेवन दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर है, बट क्रेटू भी आपका क्या है? सुपर कंप्यूटर है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी हो जाएगा। क्रेटू क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है। ईसीजी एवं डायलिसिस प्रक्रियाओं में डैश कंप्यूटर का प्रयोग होता है। 27 में आपको जवाब करना है, ईसीजी एवं डायलिसिस प्रक्रियाओं में कंप्यूटर का प्रयोग होता है। इसमें कौन सा करेक्ट आंसर है? तो यहां पर ऑप्शन सी हो जाएगा, इसमें हाइब्रिड कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला सवाल है, ब्लॉग को अक्सर मैसेज के रूप में जाना जाता है, पासवर्ड के रूप में जाना जाता है, ऑनलाइन डायरी के रूप में वर्णित किया जाता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ब्लॉग जो होते हैं, ब्लॉग को अक्सर किस रूप में जानते हैं? तो ब्लॉग जो होते हैं, बहुत सारे ब्लॉग वेबसाइट होती हैं, उनको आप किस रूप में जानते हैं? ऑनलाइन डायरी के रूप में वर्णित किया जाता है, या ऑनलाइन डायरी के रूप में उन्हें जाना जाता है। 29 में बताना है, डैश एक प्रकार की वीडियो कैप्चरिंग युक्ति है, यानी निम्न में से कौन सी एक प्रकार की वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस है? किससे हम वीडियो कैप्चर कर सकते हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं? वेबकैम, माइक्रोफोन, साउंड कार्ड, OMR। बताइए कौन सी एक वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस है? तो वीडियो कैप्चर किससे कर सकते हैं? वेबकैम से कर सकते हैं। आप सबके लैपटॉप में होता है वेबकैम, या फिर आप बाहर से भी मंगा सकते हैं, अपने डेस्कटॉप में भी लगा सकते हैं वेबकैम। तो वेबकैम से हम क्या कर सकते हैं? वीडियो कैप्चर कर सकते हैं। अगला सवाल है, इंकजेट प्रिंटर डैश प्रिंटर का एक उदाहरण है। इंकजेट प्रिंटर डैश प्रिंटर का एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है। इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट, फ्रीवेयर या यूनिवर्सल। जो इंकजेट प्रिंटर होता है ना, वो किस प्रकार के प्रिंटर का एग्जाम्पल है? तो याद रखना है, ये नॉन इम्पैक्ट में आता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। इंकजेट प्रिंटर हो गया आपका, लेजर प्रिंटर हो गया, ये सब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। अगला सवाल है, रेड हैट, उबंटू तथा क्रोमियम इत्यादि किसके उदाहरण हैं? विंडोज आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम के, लिनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम के, यूनिक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम के, या मैक आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम के? तो रेड हैट का आपने नाम सुना होगा, उबंटू का नाम सुना होगा, क्रोमियम, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ऑप्शन बी है, लिनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, अगला सवाल है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कितने बिट वाला सिस्टम है? कितने बिट वाला सिस्टम है, ये आपसे पूछा है, बताओ। ऑप्शन यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, 32 बिट वाला है। ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पे करेक्ट होगा। फाइल का नाम बदलने के लिए लाइनक्स की किस कमांड का इस्तेमाल करते हैं? कौन सी कमांड से हम फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं? आंसर दीजिएगा, कौन सी कमांड से हम फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं? क्या होगा इसमें आपका राइट आंसर? और जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है, आप सभी क्लास को एक बार शेयर कर दें, और जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया है, आपको लाइक भी कर देना है सभी बच्चों को। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, MB। और बहुत सारी कमांड हमने अपनी वेबसाइट पर पोस्ट कर रखी हैं, तो जब आप CCC.byju's.com पर जाएंगे, वहाँ पर लिनक्स कमांड सर्च कर लेना, एक पूरी लिस्ट आ जाएगी, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हैं। सारी कमांड वहाँ पे दी गई हैं जो भी आपकी CCC में आ सकती हैं। 34 में आपको बताना है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किस संस्था का उत्पाद है? यानी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी का है, कौन सी संस्था का है? एप्पल का है, HP का है, माइक्रोसॉफ्ट का है, या IBM का है? तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा? सी हो जाएगा, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। ठीक है, इसका पूरा नाम MS विंडो होता है। कंप्यूटर सिस्टम में
से डिलीट की गई सभी फाइल्स तथा फोल्डर्स कहाँ पर जाते हैं। आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी फाइल या फोल्डर को डिलीट कर देते हैं, तो डिलीट होने के बाद वो फाइल या फोल्डर कहाँ पर जाता है। माई कंप्यूटर में, रिसाइकल बिन में, माई डॉक्यूमेंट में या माई म्यूजिक में। बहुत सिंपल है, ऑप्शन यहाँ बी हो जाएगा, रिसाइकल बिन में जाता है। जब भी आप किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट करेंगे तो वो फाइल या फोल्डर रिसाइकल बिन में चला जाएगा और आप रिसाइकल बिन से उसे वापस ला सकते हैं, यानी उसे रीस्टोर भी कर सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं अपने सिस्टम में जो फाइल डिलीट करें वो परमानेंट डिलीट हो जाए, वो रिसाइकल बिन में ना जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, शिफ्ट के साथ में डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, आप जैसे ही शिफ्ट के साथ में डिलीट करेंगे तो वो फाइल परमानेंट डिलीट हो जाएगी, आपके कंप्यूटर में रिसाइकल बिन में नहीं जाएगी। इनमें से किस स्क्रॉल बार का प्रयोग विंडो में ऊपर या नीचे जाने के लिए होता है। विंडो में ऊपर या नीचे, पेज को ऊपर या नीचे करने के लिए कौन सी स्क्रॉल बार का इस्तेमाल होता है। क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल, ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल, दोनों या फिर डायगोनल। अब इसमें आपको राइट आंसर देना है कि कौन सा सही हो जाएगा। देखो, स्क्रॉल बार दो ही प्रकार की होती है, एक वर्टिकल होती है और एक हॉरिजॉन्टल होती है। तो कौन सी हमें इस्तेमाल करनी होती है पेज को ऊपर नीचे करने के लिए। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, वर्टिकल। ठीक है ना, जो वर्टिकल ऐसी होती है, राइट साइड में आप देखोगे यहाँ पे, जैसे ये पेज में देख रहे हैं ना, ये साइड में आप देख रहे हैं ये स्क्रॉल बार है, इससे हम पेज को ऐसे ऊपर या नीचे कर सकते हैं। तो ये आपकी वर्टिकल स्क्रॉल बार होती है। इसी प्रकार से अगर पेज में जूम आपने बढ़ा दिया है, ठीक है ना, पेज का साइज बड़ा है, तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी आपको नीचे देखने को मिलती है, जिससे लेफ्ट एंड राइट में हम पेज को स्क्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, वर्टिकल। विंडो डैश विंडो अथवा उसमें खुले हुए डॉक्यूमेंट की स्थिति प्रदर्शित की जाती है। कहाँ पर विंडो अथवा उसमें खुले हुए डॉक्यूमेंट की स्थिति प्रदर्शित होती है। टाइटल बार पर होती है, मेनू बार पर होती है, फॉर्मूला बार पर होती है, स्टेटस बार पर होती है। बताओ, डैश विंडो अथवा उसमें खुले हुए डॉक्यूमेंट की स्थिति प्रदर्शित होती है। जो भी डॉक्यूमेंट ओपन है विंडो में, वो उसकी जो स्थिति है, उसका जो स्टेटस है वो कहाँ दिखेगा, और स्टेटस से आपको समझ में आ जाएगा कि स्टेटस बार ही होता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, यानी जो भी हमारे डॉक्यूमेंट का स्टेटस है वो हमें स्टेटस बार पर शो होता है। तो कोई भी विंडो हम ओपन करें, चाहे हमारा MS वर्ड की विंडो हो, ठीक है, या लिब्रे ऑफिस राइटर की विंडो हो, या अन्य कोई भी सॉफ्टवेयर हो जिसकी विंडो की बात हो रही है स्पेशली, तो उसमें आपने देखा होगा सबसे टॉप पर तो टाइटल बार होता है, लेकिन सबसे बॉटम पर स्टेटस बार होता है, जहां पर हमारे डॉक्यूमेंट का स्टेटस दिखाई देता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन आपको सिस्टम की सेटिंग को देखने तथा बदलने की सुविधा प्रदान करता है। ऐसा कौन सा है जो सिस्टम की सेटिंग को देखने और उसे चेंज करने की सुविधा प्रदान करता है। माई कंप्यूटर से कर सकते हैं, विंडोज एक्सप्लोरर से कर सकते हैं, कंट्रोल पैनल से कर सकते हैं, या रिसाइकल बिन से कर सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही जवाब होगा, आप कंट्रोल पैनल से कर सकते हैं। ठीक है, माउस से संबंधित सभी प्रकार की प्रॉपर्टीज को बदलने के लिए कंट्रोल पैनल के किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है। यानी माउस की प्रॉपर्टी को अगर हमें चेंज करना है, बदलना है, तो हम कंट्रोल पैनल के किस विकल्प का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन में दिया हार्डवेयर, साउंड, हार्डवेयर एंड साउंड, या फिर डिवाइस। अब बताइए इसमें कौन सा आपका सही जवाब हो जाएगा। 39 आपके स्क्रीन पर है, जवाब करो फटाफट से। 39 आपके स्क्रीन पर है, यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। माउस से संबंधित सभी प्रकार की प्रॉपर्टी को बदलने के लिए कंट्रोल पैनल के किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, हार्डवेयर एंड साउंड। हार्डवेयर एंड साउंड में आप जाएंगे, वहां पर क्या होगा, आप माउस की प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, हार्डवेयर एंड साउंड। अगला सवाल है, यूजर डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे डैश कहते हैं। यानी यूजर ने जो भी डॉक्यूमेंट का नाम रखा है, उस नाम को आप किस नाम से जानेंगे। उसे आप डॉक्यूमेंट नाम कहेंगे, उसे फाइल नेम कहेंगे, उसे सिस्टम नेम कहेंगे, उसे डॉक्यूमेंट कहेंगे। तो यूजर ने डॉक्यूमेंट को जो भी नेम दिया है उसे हम क्या बोलेंगे, फाइल नेम बोलेंगे। ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा बी, वो फाइल नेम है। अगला सवाल है, एवरेज 3, 4, 5 3, 4, 5 का सही जवाब 4 है। यानी यहाँ जो एवरेज दिया गया है 3, 5, 4 का, वो 4 है। क्या ये सही है? आप इससे सहमत हैं तो ट्रू करेंगे, अदरवाइज फॉल्स करेंगे। यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन पहला ही करेक्ट हो जाएगा। अगर आप एवरेज निकालेंगे 3, 4 और 5 का, तो कितना निकलेगा,
4 निकलेगा। और देखो ये बहुत आसान हो जाएगा, आप जब लिब्रे ऑफिस कैल्क में से लेकर जाएंगे, वहाँ पर बस केवल इक्वल लिखना है, एवरेज लिखना है, ब्रैकेट को स्टार्ट करना है, 3, 4, 5 लिखना है, ब्रैकेट बंद करना है और एंटर प्रेस कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा 4। लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके एग्जाम में अगर आएगा तो कैसे करोगे। तो एवरेज निकालने के लिए जब भी कभी पूछा जाए या ऐसा प्रश्न आए, इसका आंसर आप कैसे ढूंढोगे, यहाँ पे सबको जोड़ देना जो नंबर दिए गए हैं। तो 3 + 4 + 5 करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 और 3 7 5 12 होता है। और जितने नंबर दिए हैं उससे डिवाइड कर देना। जैसे यहाँ पे 3 नंबर हैं, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, 3 से डिवाइड करो तो 12 को अगर 3 से काटोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो औसत कितना आया, 4। और औसत निकालना तो आप सब जानते ही होंगे, एवरेज कैसे निकाला जाता है, बस वैसे ही निकाल लेना है। 42 में पूछा गया है सी विजिल ऐप किससे संबंधित है। यहाँ पर क्या होगा, सी विजिल ऐप किससे संबंधित है। ठीक है, सी विजिल ऐप का संबंध किससे है, निर्वाचन, पर्यटन, कोई नहीं। यहाँ पे 2 बार आ गया है, तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, पहला ध्यान रखना है, निर्वाचन से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कैल्क में करंट सेल एड्रेस कहाँ दिखाई देता है। कैल्क में करंट सेल एड्रेस, जो सेल का पता है, एड्रेस है, वो कहाँ पे डिस्प्ले होता है। तो कई बार हम आपको बता चुके हैं, जो सेल का एड्रेस है ना, वो नेम बॉक्स में दिखेगा हमेशा, ऑप्शन सी हो जाएगा। जो सेल एक्टिव है आपकी, उसका एड्रेस हमें नेम बॉक्स में दिखेगा और उस सेल में क्या लिखा गया है या कौन सा फार्मूला लगाया गया है वो दिखेगा फार्मूला बार में। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। इंप्रेस में डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट के लिए शॉर्टकट की क्या होती है। आपने कोई भी ऑब्जेक्ट इंसर्ट किया या ड्रॉ किया, कोई भी शेप वगैरह ड्रॉ कर दिया है, जैसे रेक्टेंगल आपने ड्रॉ कर दिया है और आप अब उसका डुप्लीकेट बनाना चाह रहे हैं, तो कैसे कर सकते हैं। या कोई इमेज आपने डाला और उस इमेज को डुप्लीकेट करना चाह रहे हैं, तो कैसे कर सकते हैं, शिफ्ट के साथ में F3 दबा के, शिफ्ट F3 आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है NPCI किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। 45 NPCI किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, बताओ। NPCI किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, SBI, RBI, UPI या इसमें से कोई नहीं। तो NPCI को कौन कंट्रोल करता है, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI का फुल फॉर्म होता है। इसे कंट्रोल करता है RBI। कौन करता है, RBI। और UPI को कौन कंट्रोल करता है, NPCI। ठीक है, फुल फॉर्म आपको पता ही है, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस होता है। वेब सर्च इंजन कई वेब पेजों के बारे में जानकारी डैश द्वारा संग्रहित करते हैं। जो वेब सर्च इंजन होते हैं वो वेब पेजों की जानकारी किसके द्वारा संग्रहित करते हैं, यानी इकट्ठी करते हैं, किसके द्वारा, वेब इंडेक्सर, क्रॉलर, राउटर, ऑर्गेनाइजर। तो यहाँ पर वेब क्रॉलर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला सवाल है पासवर्ड और OTP दूसरों को शेयर करना प्राइवेसी को मजबूत करना है। पासवर्ड और OTP दूसरों को शेयर करना प्राइवेसी को मजबूत करना है, क्या ये सही है। इसमें सही कौन सा है आपको बताना है। देखिए, पासवर्ड और OTP आप दूसरों को शेयर नहीं कर सकते हैं। अगर पासवर्ड और OTP दूसरों को शेयर करेंगे तो यह आपकी प्राइवेसी को मजबूत नहीं कर रहा है, प्राइवेसी को नुकसान कर रहा है ना, प्राइवेसी को कमजोर कर रहा है। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ये आपका फॉल्स है। अगला सवाल है स्विफ्ट की फुल फॉर्म क्या होती है। देखिए, एक स्विफ्ट कोड होता है, अगर आप किसी दूसरी कंट्री में पैसा भेजना चाह रहे हैं या किसी दूसरी कंट्री से पैसा मंगाना चाह रहे हैं अपने अकाउंट में, तो इसके लिए स्विफ्ट कोड की भी आवश्यकता होती है। IFSC कोड के साथ साथ में स्विफ्ट कोड की भी आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ स्विफ्ट का मतलब क्या होता है, ऑप्शन पहला ही हो जाएगा यहाँ पे, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे करेक्ट है। अगला सवाल है IFSC कोड में बैंक के नाम के लिए कितने डिजिट होते हैं। जो आपका IFSC कोड होता है, उस IFSC कोड में जो बैंक का नाम है वो कितने डिजिट होते हैं जो बैंक नाम को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देखो IFSC कोड जो होता है वो 11 डिजिट का होता है, उसमें टोटल जो अंक होते हैं वो 11 होते हैं। 11 अंकों में कितने ऐसे अंक हैं जो बैंक के नाम को रिप्रेजेंट करते हैं, तो शुरुआत के 4 डिजिट, जो शुरुआत के 4 डिजिट होते हैं वो बैंक नेम को रिप्रेजेंट करते हैं। 4 के बाद जो 5वां डिजिट होता है, फिफ्थ होता है, वो 0 होता है। और जो लास्ट के 6 डिजिट होते हैं ना, वो ब्रांच नेम को रिप्रेजेंट करते हैं कि आपका ब्रांच का नाम क्या है। हो सकता है एक शहर में 2 ब्रांच हो, है ना। तो मान लिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एग्जांपल ले लेते हैं, आपके शहर में 2 SBI बैंक हैं, तो उनका जो शुरुआत का 4 डिजिट वाला कोड होगा ना, वो सेम रहेगा। सेम का मतलब वो होगा SVIN, ये सेम रहेगा, 4 अंकों का, ये सबका सेम रहेगा। उसके बाद में 5वां क्या होगा, 0 होगा। और लास्ट के जो 6 अंक होंगे वो
आपका ब्रांच नेम होगा वो अलग अलग होंगे, ठीक है। तो एक शहर में अगर 2 हैं तो शुरुआत के 4 तो सेम है, 5वां 0 भी सेम है, उसके बाद वो अलग अलग फिर हो जाएंगे, वो ब्रांच का कोड होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा। आईएफएससी कोड में बैंक नाम के लिए शुरुआत के 4 ही डिजिट होते हैं। अगला सवाल है पोकेमॉन गेम किस प्रकार का है। ये आपसे कई बार पूछता है एग्जाम में कि पोकेमॉन गेम किस प्रकार का गेम है, वर्चुअल गेम है, स्टैंडर्ड गेम है, रेसिंग गेम है, इसमें से कोई नहीं, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन में कई बार वर्चुअल गेम ना दे करके यहाँ पे दे देते हैं AR दे देते हैं, ठीक है, AR गेम दे देते हैं। तो इसका मतलब होता है ऑगमेंटेड रियलिटी। अब ऑप्शन यहाँ पहला टिक कर सकते हैं अगर वर्चुअल गेम दिया है तो, अदरवाइज अगर वहाँ पे ऑगमेंटेड रियलिटी दिया है तो आपको ऑगमेंटेड रियलिटी पे ही टिक कर देना है। अब दोनों में अंतर क्या होता है, देखिए जो वर्चुअल चीज़ होती है ना वो उसमें बिल्कुल कोई भी रियलिटी नहीं होती है, वो सारा वर्चुअल होता है, यानी उसमें रियल कुछ नहीं है, सब वर्चुअल होता है। लेकिन जो ऑगमेंटेड रियलिटी होती है, जैसे हम ऑगमेंटेड रियलिटी के नाम से जानते हैं, उसमें क्या होगा, वर्चुअल प्लस रियलिटी दोनों शामिल होती हैं, वर्चुअल और रियलिटी दोनों शामिल होती हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाते हैं। जैसे यहाँ पे पोकेमॉन गेम की बात की गई है। इस गेम में होता क्या है, इस गेम को जब आप स्टार्ट करते हैं और अपने कैमरा को स्टार्ट करते हैं, जैसे गेम आप स्टार्ट करते हैं तो कैमरा स्टार्ट होता है और उस कैमरे में फिर आप क्या देखते हैं, आप जैसे देखते हैं तो आपको आपके यहाँ का जो रोड है, जहाँ पे भी आप खड़े हैं, वो सब दिखाई देता है। यानी आपके यहाँ जो फिजिकल चीज़ें हैं, जो रियलिटी आपके यहाँ है, जैसे आप मान लिया आपका घर का दरवाजा है, गेट आपको दिख रहा है कि हमारा यहाँ गेट है ना, तो गेट तो असली चीज़ है ना, वो रियल है, वो आपको दिख रहा है। अब कैमरा हम देख रहे हैं, लेकिन कैमरे में जब आप देख रहे हैं तो आपको दिख रहा है आपके मोबाइल फ़ोन में कि आपके गेट पर कोई खड़ा है, मतलब पोकेमॉन खड़ा है और उसको पकड़ना है। तो ऐसे जब देख रहे हैं तो केवल आपका गेट दिखाई दे रहा है, आपका दरवाज़ा दिखाई दे रहा है ना। लेकिन जब कैमरे से देख रहे हैं तो आपका दरवाज़ा भी दिख रहा है और साथ में वो पोकेमॉन भी दिख रहा है जो वर्चुअल है, जो रियल नहीं है, लेकिन वो कैमरे से ही दिख रहा है। तो कैमरे में देख रहे हैं आप और अपने रोड पे आगे बढ़ रहे हैं, अपना गेट देख रहे हैं, वो भी दिख रहा है और उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसके पास जा रहे हैं उसको पकड़ने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर रियलिटी भी है और साथ ही साथ यहाँ पे वर्चुअल चीज़ें भी हैं। जो पोकेमॉन है वो वर्चुअल है, समझ रहे हो। तो जहाँ दोनों का मिक्सचर होता है उसको बोला जाता है ऑगमेंटेड रियलिटी। तो कई बार ये ऑप्शन में रहता है, कई बार वर्चुअल रहता है, अब जैसा भी हो उसी हिसाब से आपको आंसर करना है। फिलहाल आज का क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे। उम्मीद करता हूं क्लास आपको अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा हो इसको लाइक करना है, सभी को शेयर करना है और जिन साथी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप सभी को कर लेना है, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलते रहें। और जिन बच्चों को हमारे पैड कोर्स ज्वाइन करने हैं तो SSC अप्रैल एग्जाम के लिए, SSC मई एग्जाम के लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं और बहुत जल्द आप सभी के लिए SSC जून एग्जाम के लिए भी बैच लॉन्च होने वाला है। जैसा आपको पता है 1 अप्रैल को आपका जो बैच है वो नया लॉन्च होगा। तो जिन बच्चों को आगे एग्जाम देना है, जो बच्चे अपना फॉर्म अप्रैल में भरना चाह रहे हैं, उनके लिए जून वाला बैच आने वाला है बहुत ही जल्दी। तो वो सभी बच्चे जून वाला बैच ज्वाइन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट, बाय बाय।